हेलो क्लास, आज का अपना टॉपिक है पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, बहुकलीय प्रणाली। तो देखिए, क्या पढ़ेंगे हमें इस टॉपिक के अंदर। आपको पता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुकलीय या फिर पॉलीफेज। ठीक है, फेज का मीनिंग है, आप बिल्कुल जान गए होंगे। आप फेज अपन किसको बोलते हैं। ठीक है, अब पॉली पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो पॉलीफेज को अगर अपन कंबाइंड रूप में पढ़े हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जहाँ पे बहुत सारे फेज हों। ठीक है, तो अपने क्या पढ़ते हैं इंडिया के अंदर, अगर अपन इसको स्टडी करें पॉलीफेज सिस्टम को, तो अपन जानते हैं कि पास में क्या होता है, एक तो सिंगल फेज सिस्टम होता है। ओके, वहाँ पे क्या होगा, एक फेज और एक न्यूट्रल। ये पढ़ते हैं अपन कि एक फेज है एक न्यूट्रल, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल फेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या बोलते हैं उसको अपन, सिंगल फेज सिस्टम। अब आपको ये पता होगा कि सिंगल फेज के अंदर जो आपका जो स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है वो कितना होता है, वोल्टेज 230 वोल्टेज होता है। ओके, जहाँ से हम अपने सिंगल फेज के जो भी अप्लायंस है उनको चलाते हैं। जैसे अपन एक सिंपल घर का एग्जांपल लेते हैं, अपनी जो बिजली की मोटर होती है, ठीक है, फ्रिज होते हैं, फ़ैन, कूलर्स वगैरह है, प्रेस है, इनको अपन इस 230 वोल्टेज से चलाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपन ये देखें कि अगर किसी भी इंडस्ट्री का ले लें या लोड घर का ले लें। ठीक है, यहाँ पे अगर जो लोड है, ठीक है, ये लोड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, अगर अपन एग्जांपल लेते हैं पानी की मोटर से। पानी की जो मोटर होती है, ठीक है, अपन लेते हैं घर में यूज़, आपने देखा होगा 1 HP की होगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 HP की, इतने की मोटर होती है। ठीक है, जो आपकी सिंगल फेस के ऊपर, मीन्स जो इस 230 वोल्टेज के ऊपर वो आसानी से चल जाए। लेकिन अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मोटर है, ठीक है, वो कितनी HP की हो जाए, 3 HP की हो जाए, या फिर 3 HP से अपन और ज़्यादा लेते हैं, 4 HP की हो जाए, 5 की हो जाए, जो भी वॉट एवर, मीन्स इस 1 और 1.5 HP से ज़्यादा की अगर लोड हो गई आपके पास में, तो फिर वहाँ पर ये जो वोल्टेज है 230 वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। ओके, आप चाहो कि इसी 230 वोल्टेज से आप इतनी HP की चीज़ों को चला सको। ओके, इतना लोड ये 230 वोल्टेज नहीं उठा पाएगा। अच्छा, आपको लोड का मीनिंग पता है। ठीक है, कई इलेक्ट्रिकल के बच्चों को लोड का मीनिंग नहीं पता होता। लोड क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करें। ठीक है, जो करंट को क्या करे, खर्च करे, जिससे आपका बिल जिससे आता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका लोड। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जब इतना HP आपका इंक्रीज़ हो गया, लोड आपका इंक्रीज़ हो गया, तो ये जो लोड है इस 230 वोल्टेज से नहीं चल पाएगा। तो आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, फिर आप इस 230 वोल्टेज को इंक्रीज़ करो। तो अपन उसको कितना इंक्रीज़ करते हैं, तो जो सिस्टम अपन देखते हैं वो सिस्टम किसका आता है, फिर 3 फेज़ का आता है। ओके, 3 फेज़ का सिस्टम आता है 230 वोल्टेज से। अब ऐसा नहीं कि 230 वोल्टेज अब 300 कर दिया या 350 कर दिया या 400 कर दिया। उसमें पर्टिकुलर जो वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक मैनर के अंदर ही होगा। तो वो कितना 230 के बाद में जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, हाईएस्ट वोल्टेज होता है, वो कितना था, 440 वोल्टेज। ठीक है, इसको कैसे क्या बोलते हैं अपन, क्या सिस्टम कहलाता है, इसका 3 फेज़ सिस्टम। देखते हैं यहाँ पे सिंगल फेज सिस्टम हो गया, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, 3 फेज सिस्टम। ओके, इसके अंदर सिंगल फेज के अंदर आपके पास में क्या होता है, 2 वायर चलते हैं। ओके, 2 वायर में क्या बोलते हैं उसको अपन, एक तो अपने पास में फेस कहलाता है और दूसरा, ठीक है, कहलाता है न्यूट्रल कहलाता है। तो कंबाइंड रूम क्या कहलाएगा, सिंगल फेस कहलाएगा। और 3 फेज सिस्टम में जो RYB लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास में एक वायर है, ये आपके पास में एक वायर है, ये आपके पास में वायर है। ठीक है, मतलब तीनों अलग अलग फेज हैं। इनको RYB से शो किया जाता है, रेड, येलो, ब्लू। ओके, तो इस तरीके से ये सिस्टम क्या हो गया, देखो यहाँ पे कि पहले एक फेज़ था, एक फेज़ जो आपके पास में सफिशेंट नहीं था आपके ना इलेक्ट्रिकल के जो लोड होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको उठाने के लिए। तो फिर आपने क्या बनाया, इसके अंदर 3 फेज़ सिस्टम। तो इस तरीके से बीच में एक 2 फेज़ सिस्टम भी होता है। बट इन प्रैक्टिकली जो वर्किंग कंडीशन होती है ना, वर्किंग में आप किस फेज़ को ले सकते हो, तो सिंगल फेज़ या फिर 3 फेज़ होता है। 2 फेज़ काम नहीं आता, बट आप 3 फेज़ को समझने के लिए 2 फेज़ पढ़ना ज़रूरी होगा, वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो मेनली जो फेज़ हो गए, 2 हो गए आपके पास में, एक तो सिंगल फेज़ हो गया और 3 फेज़ सिस्टम हो गया। समझ में आया। तो ये जो चैप्टर का नाम है आपका पॉलीफेज सिस्टम, इसमें आप इनके बारे में ही पढ़ेंगे। ये कोई बहुत अलग चीज़ का नाम नहीं है, एक सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के बारे में ही पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो 3 फेज़ और 2 फेज़ की जो स्टडी है वो किस तरीके से होती है। अच्छा, आप पहले देख लेते हैं कि ये आप जो सिंगल फेज़ है उसके बाद जो 3 फेज़ बनाया गया है, इसके और क्या क्या चीज़ लाभ है, मतलब इतना ज़रूरी है क्या। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे अगर लोड बढ़ गया है, तो आप जैसे 2 कनेक्शन ले लीजिए, ठीक है, 2 अलग अलग 230 वोल्टेज है, उनसे लेके नहीं काम हो सकता है कि 3 फेज़ ही क्यों ज़रूरी है वहाँ पे। तो कई जगह है काफ़ी बेनिफिशियल है। तो किस तरीके से बेनिफिशियल वो देखते हैं अपन।
तो इनके एक तरीके से अंतर के रूप में लेकर के एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक मैंने डिफरेंस लिया ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन का नाम देखते समझ गए होंगे आप, पारेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि पावर को आपको ट्रांसमिट करना है, ठीक है। जैसे ये कोई एक पोल है, एक पोल से मुझे इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कुछ भी किलोमीटर की डिस्टेंस आप ले लीजिए, मुझे एक्स जगह से वाई जगह पर उसको पहुँचाना है, ठीक है। एक्स जगह से वाई जगह पावर को पहुँचाना है, ठीक है। तो देखो अगर इसी पावर को, है ना, सिंगल फेज सिस्टम के अंदर आप ट्रांसमिट करो, ठीक है, और 3 फेज सिस्टम में इसी पावर को आप ट्रांसमिट करो, तो अपन देखते हैं सबसे पहले जब कोई भी एक इंस्टॉलेशन की बात आती है तो हम देखते हैं वहाँ पे आपका जो पैसा है वो कम से कम लगे, है ना, या फिर जो ओवरऑल सिस्टम का जो खर्चा है, ट्रांसमिशन सिस्टम का जो खर्चा है वो आपका कम आए। तो ये कैसे पॉसिबल है सिंगल फेज के कंपैरेटिव 3 फेज के अंदर, किस तरीके से पॉसिबल है देखो, क्योंकि सेम पावर अपने पास में अभी पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे पावर है, ठीक है, सेम पावर को आपको यहाँ से यहाँ पे ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो देखो अगर सिंगल फेज के अंदर अपन इसी पावर को ट्रांसमिट करते हैं, तो आपने जब इसके पहले केसी थ्योरी चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर देखा होगा कि जो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, तो सिस्टम की जो करंट है वैसे वैसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखो यहाँ पे इसका वोल्टेज कितना है, 230 वोल्टेज है, ओके, इसका वोल्टेज कितना है, 440 वोल्टेज है। तो करंट कहाँ कम होगी, ऑफ कोर्स करंट यहाँ पे कम होगी। इसके कंपैरेटिव जो वोल्टेज है वो तो आपका यहाँ पर ज़्यादा है, तो वोल्टेज जहाँ ज़्यादा होगा करंट उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे इसके कंपेरेटिव थोड़ी सी करंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो देखो जब करंट यहाँ पे ज़्यादा रहेगी, ओके, तो आप जो यहाँ पे चालक लेते हो, कंडक्टर जो लेते हो इस तरीके से, ठीक है, अब करंट ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वायर आपका इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो करंट इसके अंदर से फ्लो हो रही है, ठीक है, उसको क्या करे, सहन कर सके। तो अब उसके लिए क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट कम है, ठीक है, करंट कम है तो वायर आपको क्या चाहिए, बिल्कुल आप पतला वायर इसके अंदर ले सकते हो, क्योंकि इतना टेम्परेचर वहाँ पे जनरेट होगा नहीं। तो पतला जो क्षेत्रफल है, कम जो क्षेत्रफल है, ठीक है, पतला वायर है, कम क्षेत्रफल वाला वायर है, वो भी इस करंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बताओ, देखो कॉस्ट कहाँ आपकी ज़्यादा रहेगी, यहाँ रहेगी या फिर यहाँ रहेगी, ऑफकोर्स आपकी कॉस्ट ज़्यादा यहाँ रहेगी। तो इस प्रकार से 3 फेज सिस्टम ट्रांसमिशन के अंदर भी काफ़ी बेटर है। ओके, देखिए मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, ठीक है, आपको एज अ नोट्स की तरह कि ये 3 फेज सिस्टम है, सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है। अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़ कि क्यों अपन को सिंगल फेज के बाद में जो 3 फेज है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कैसे होता है। तो अपन ने देखा यहाँ पे भी पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो देखो मैंने किस तरीके से लिखा है उसको कि पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, शक्ति पारेषण, ओके, कि एक जगह से दूसरी जगह जब आपको पावर ट्रांसफर करनी होती है के लिए अधिक मोटा तार चाहिए आपको, ठीक है। मतलब अपन वायर नेचुरल सी बात है, ट्रांसमिशन सिस्टम में अपन कॉपर का या जो भी एसएसआर मटेरियल है वो वायर लेते हैं, तो कॉपर का जो है क्वांटिटी है वो आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, अधिक मोटा तार चाहिए, कॉपर की जो मात्रा वो ज़्यादा हो जाएगी, इससे फिर आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है ट्रांसमिशन की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नेचुरल सी बात है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर एक जो मोस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका तार होता है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक वायर की मैं बात करूँ, यहाँ पे जितनी भी इसमें डिवाइसेस भी लगी हुई रहती है, क्योंकि जैसे आप स्टडी करोगे तो आपको वैसे से पता लगेगा, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर है, सीटीज़ वगैरह है वो इसमें लगी हुई रहती है, बुकोज रिले वगैरह है, तो इन सब की जो कॉस्ट होती है, ठीक है, पूरे एसी सिस्टम के अंदर, 3 फेज सिस्टम के अंदर, तो वो सब चीज़ ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपकी। तो अभी तो यहाँ पे सिंगल फेज है तो इसलिए आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे 3 फेज के लिए देखो क्या लिखा है कि पावर ट्रांसमिशन के लिए पतला तार चाहिए, जिससे आपकी कॉस्ट क्या रहेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इस पॉइंट को देखते हुए अपन देखते हैं कि नहीं, हाँ, सिंगल फेज के कंपेयर जो 3 फेज सिस्टम है, मतलब बहुत सारे सिंगल फेज नहीं ले, सिंगल फेज आप क्या करो, ऐसा कर सकते हो कि हाँ 1 फेज 2 फेज, ठीक है। जैसे आपने क्या लिया, मीन्स आपका अगर लोड ज़्यादा है तो आपको ऐसा नहीं करना कि 3 फेज इस तरीके से आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। इनके कंपेयर इस ऐसी चीज़ करने के बदले आपको क्या करना, आपको एक बार में क्या लेना, 3 फेज सिस्टम लेना, ठीक है। इसके अलावा जो ये तो ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, अभी अपन जनरेटर मोटर के अंदर देख लेते हैं। जनरेटर मोटर में क्या होता है, जैसे ये कोई सिंगल फेज है, ठीक है, सिंगल फेज की कोई मोटर है और यही आपकी क्या 3 फेज सिस्टम की मोटर है। अब क्या करना है आपको, सेम आकार की मैंने इसको लिए भी, ठीक है, सेम साइज़ लिया, ये भी सेम साइज़ है, ये भी सेम साइज़ है। तो इसमें पता है क्या रहेगा कि सेम साइज़ है, फिर भी यहाँ पर जैसे ये कोई पावर है ना, जैसे मैं ले लेती हूँ, चलो 1 HP की ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, कि सिंगल फेज़ के अंदर ये 1 HP की मोटर है, तो यही सेम आकार की मोटर आपको 3 फेज़ में, मतलब इतना ही सेम आकार, मतलब उतना ही आपका मटेरियल लग रहा है, ठीक है, उतना ही आपका जो मटेरियल को डिज़ाइन किया है, आर्मेचर में बाइंडिंग करी है ना, तो उतनी ही अगर अपन यहाँ पे 3 फेज़ सिस्टम में करते हैं, 3 फेज़ सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करते हैं, उतनी ही मात्रा लेकर के, तो क्या होगा आपका यहाँ पर ज़्यादा HP, ठीक है, जो भी है 1 HP से ज़्यादा HP, 1 HP से ज़्यादा की मोटर आप डिज़ाइन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, समझ में आने वाला पॉइंट कि आप सेम क्षेत्रफल आप ले रहे हो, लेकिन यहाँ आपको कम HP का मिलेगा, यहाँ आपको उसी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल के अंदर आपको ज़्यादा HP आप डिज़ाइन कर सकते हो। या फिर इस पॉइंट को हम कैसे दे सकते हैं, और
जैसे अगर ये क्षेत्रफल वाली चीज़ आप नहीं देखें तो उसमें अपन कैसे देख सकते हैं कि इसी सिस्टम के अंदर, सिंगल फेज सिस्टम के अंदर मैंने कोई एक या 2 एचपी ले लेते हैं कि 2 एचपी की मुझे कोई मोटर क्या करनी है, डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम के अंदर क्या फ़ायदा होगा उसका कि देखो यहाँ पे जैसे 2 एचपी के लिए मानते हैं अपन को इतनी आपके साइज़ की मोटर बनी है, ठीक है। तो यही अगर आप 2 एचपी की मोटर आप यहाँ 3 फेज सिस्टम को लेकर के बनाओगे ना, तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इतने कम मटेरियल के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी जो चीज़ समझी अपन को, मैंने उसको किस तरीके से लिखी है यहाँ पे कि समान आकार की 3 फेज सिस्टम में, ठीक है, समान आकार की मोटर का पावर जो होगा यहाँ पे अधिक होगा, ठीक है। अब वही सेम साइज़ आप यहाँ ले रहे हो सिंगल फेज के अंदर, तो समान आकार की मोटर की जो पावर होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। मतलब कम, उतना ही आपका खर्चा लग रहा है उस चीज़ को बनाने में, लेकिन यहाँ पे पास में कम ही पावर की मोटर डिज़ाइन हो रही है, यहाँ पे आपकी ज़्यादा पावर की मोटर डिज़ाइन होगी। या फिर इसको अपन किस तरीके से बोल सकते हैं कि सेम पावर की आपने मोटर डिज़ाइन करी है, ठीक है, 3 फेज में भी और सिंगल फेज के अंदर भी। तो यहाँ पे मोटर का साइज़ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा मीन्स क्या होगा, आपकी छोटी साइज़ की मोटर होगी आपके पास में, क्या होगा, कॉस्ट नेचुरल सी बात है, जब मटेरियल कम लगेगा तब वहाँ पे आपके पैसे क्या होंगे, बिल्कुल कम खर्च होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, समान पावर की मोटर का आकार क्या होगा, अधिक होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट अपन कंपैरिजन लेते हैं, एक जनरेटर से लेते हैं कि जहाँ अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ से, ठीक है। तो वही आप 3 फेज़ का जनरेटर लो, एक सिंगल फेज़ का जनरेटर लो, ठीक है, सेम ही आपको साइज़ रखना है इनका, ठीक है, साइज़ क्या है इनका, बिल्कुल सेम है। तो क्या देखते हैं अपन यहाँ पे, जब सेम साइज़ होता है, देखो मैं बना दिया यहाँ पे सेम साइज़ होता है, तो क्या होगा, देखो कि मटेरियल आपका इनको बनाने में उतना ही खर्च हुआ, ये 3 फेज सिस्टम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया, आपका सिंगल फेज सिस्टम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया। तो जो आपका पावर होगा, ठीक है, जो आपका ये जनरेट करेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक्स वोल्टेज डिज़ाइन किया गया, एक्स वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया कि हाँ इतना वोल्टेज डिज़ाइन करेगा, तो उतने ही सेम क्वांटिटी मटेरियल जो रखी है यहाँ पे, उसके कंपैरेटिव यहाँ पे 3 फेज़ के अंदर आपको कितना मिल जाएगा, जस्ट आपको डबल वोल्टेज मिलेगा। जो भी आप यहाँ जनरेट कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको डबल वोल्टेज मिलेगा इधर। तो ये कितनी अच्छी फ़ायदे वाली बात होगी कि यहाँ पर भी आपका काम जो है, पावर जो है आपको वहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। ओके, ओके से देखिए मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट बना के लिख दिया कि सेम साइज़ के जनरेटर के लिए जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, दुगना रहेगा। और सेम साइज़ के, या सिंगल फेज में बात करें तो सेम साइज़ के जनरेटर के लिए आउटपुट क्या रहेगा, आपका आधा रहेगा। ओके, ओके से देखिए ये जो अपने 4 पॉइंट पढ़े तो बहुत मेनली इसका बेनिफिट दिखाने वाले थे। इसके अलावा और भी इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स के अंदर क्या आता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक नई टर्म आई है आपके पास में, टॉर्क। टॉर्क का मीनिंग क्या होता है, देखो जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ठीक है, ये पेन यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है, मैंने इसको भी हाथ में लिया है। तो इस पेन को मुझे घुमाना है यहाँ पे, ठीक है, इस पेन को क्या है, घुमाना है आपको। ये आपने अपनी लैब के अंदर देखा होगा, मोटर उनकी जो शाफ्ट रहती है, ठीक है, उस शाफ्ट को घुमाना है, ठीक है। तो मोटर खुद क्या करते हैं, अपन उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, शाफ्ट अपने आप घूमती है। तो टॉर्क उसी को बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को घूमने के लिए आवश्यक बल, जैसे इस पेन को मैं जो घुमा रही हूँ, ठीक है, पेन को घुमाने पर जो मुझे बल लगाना पड़ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो वहाँ पे जो मोटर जो घूमने की जो बल लगाती है उसको क्या कहते हैं अपन, एक जो अपनी इलेक्ट्रिकल की टेक्निकल जो टर्म है उसका बोलते हैं उसको टॉर्क, कि मोटर को घूमने के लिए जो आवश्यक बल है उसको टॉर्क बोलते हैं। तो 3 फेज सिस्टम के अंदर भी ये फायदा होता है अपन को कि 3 फेज सिस्टम के अंदर जो ये टॉर्क है आपको, ठीक है, ये क्या होता है, टॉर्क क्या होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। मैं 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सप्लाई आप मोटर को दोगे तो उसको एक अच्छा वाला टॉर्क मिल जाएगा, वो इजीली क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर अपन ये सिंगल फेज में बात करें, ठीक है, सिंगल फेज के अंदर बात करें, जैसे एक फ़ैन है, फ़ैन में आप कैपेसिटर है वो हटा दो आप, या बिल्कुल बिल्कुल कम कैपेसिटी का आप उसमें कैपेसिटर लगा दो, तो पंखा बिल्कुल आपको बहुत धीरे धीरे चलेगा। क्यों, मोटर को जो टॉर्क मिलना चाहिए वहाँ पे, है ना, मोटर को जो टॉर्क मिलना चाहिए तो घूमने के लिए वो कम मिल रहा है। तो इस तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, 3 फेज सिस्टम टॉर्क के मामले में भी क्या बिल्कुल बेस्ट है। इसके अलावा टॉर्क है जो सिंगल फेज के अंदर क्या होता है, बिल्कुल कंटिन्यूसली जब तक मोटर चलती है तो अनबैलेंस होता रहता है। 3 फेज के अंदर टॉर्क आपका अनबैलेंस नहीं रहेगा, एक बार जब मोटर आपकी रोटेट हो गई तो बिल्कुल वो रोटेट अच्छी कंडीशन के अंदर रोटेट होती रहेगी। देखिए मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है कि जो टॉर्क है यहाँ पे 3 फेज सिस्टम में टॉर्क क्या है आपका ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल फेज के अंदर क्या है, टॉर्क आपका क्या है, कम है, ठीक है। टॉर्क को अच्छा, अपनी निम्मी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्मी लैंग्वेज में टॉर्क को अपन क्या बोलते हैं, बलागुण, क्योंकि जब आप पेपर हिंदी में सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपकी टॉर्क लिखा हुआ नहीं रहेगा, बलागुण लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो टॉर्क को क्या बोलते हैं, बलागुण, और न्यूटन इंटू मीटर्स की क्या होती है, इकाई होती है। ओके, आगे इसके अंदर अपन 2 पॉइंट्स और देखते हैं फटाफट से कि 3 फेज की मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है, और सिंगल फेज की जो मोटर है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। अब इसमें ये नहीं सोचना कि नहीं सिंगल फेज की मोटर जैसे फैन है उसको तो अपन स्विच ऑन करके स्टार्ट कर देते तो स्टार्ट हो जाती है, उसको सेल्फ स्टार्ट नहीं बोलते। उसके अंदर से अगर आप कैपेसिटर हटा के उसको कनेक्शन करोगे तो वो मोटर आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा डिवाइस लगानी पड़ रही है, जैसे कैपेसिटर अपन लगाते हैं। 3 फेज मोटर्स के अंदर ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो बिल्कुल आपकी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, डायरेक्ट स्विच ऑन करते ही आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी, इसमें कैपेसिटर वगैरह अगर नहीं होगा तो भी।
इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो ये 7वां पॉइंट मैंने लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो अंतर पैदा करता है कि थ्री फेज सिस्टम में आप पे देखो दो प्रकार से लोड होते हैं ना। थ्री फेज का लोड जो हैवी लोड मान सकते हैं, लाइट लोड मान सकते हैं। तो लाइट एंड फैन लोड बोल सकते हैं उसको, जो 800 वाटेज तक के होते हैं उससे या उससे कम होते हैं। 800 वाटेज से ज़्यादा वाले जो लोड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, तो थ्री फेज का लोड बोलते हैं ना। मतलब हैवी लोड हो गया, उसको आप सिंगल फेज से नहीं चलेगा। तो देखो आपके पास में अगर थ्री फेज की सप्लाई आ रही है, ठीक है, तो तीन फेज का भी आप थ्री फेज लोड भी उससे आप ले सकते हो। और आपको कि नहीं सिंगल फेज के लिए अलग से सप्लाई चाहिए, तो एक फेज यहाँ से उठा लो और एक जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल यहाँ से उठा लो, तो ये आपका सिंगल फेज का भी लोड हो जाएगा। और थ्री फेज का तो ये खुद है ही यहाँ पे। तो थ्री फेज से आपको दोनों तरीके की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर अपन यहाँ देखें, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल फेज जैसे, तो कहाँ से तो आप थ्री फेज उठाओगे, इसके पास में तो एक ही तो फेज है, एक ही फेज और एक न्यूट्रल है। तो जो भी बचता है यहाँ पे लाइट एंड फैन लोड ही सफिशिएंट हो पाता है। तो ज़्यादा एक वर्सेटिलिटी के अंदर ये काम नहीं कर पाता। ओके, तो बिल्कुल ये जो आपकी क्लास थी आपकी यहीं पर ओवर होती है। यहाँ पे अपन थ्री फेज और सिंगल फेज के बीच में इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको अपने अंतर बढ़ाए। ठीक है, आगे क्लास में अपन इसके अंदर इसके टाइप्स ऑफ पॉलीफेज सिस्टम पढ़ेंगे।